सभी सीईसी गुरुकुल दर्शकों को मेरा नमस्कार। कार्मिक रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे और चौथे भाग में हमने इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के द्वारा उत्पन्न हुए प्रभाव के बारे में जाना। हमने प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, रेजोनेंस और मीजोमैग्नेटिक प्रभाव के बारे में हम जान चुके हैं और हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेरणिक प्रभाव सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म के पार्शियल डीलोकलाइजेशन के कारण होता है, आंशिक रूप से विस्थापन के कारण होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन युग्म के कंप्लीट डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है। मीजोमैग्नेटिक प्रभाव में भी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि पाई बॉन्ड में या पाई बंध में उपस्थित होता है, उसके डीलोकलाइजेशन के कारण मीजोमैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव एक परमानेंट प्रभाव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है या टेम्परेरी प्रभाव है। और मीजोमैग्नेटिक प्रभाव भी हमने देखा कि यह एक परमाणुओं में हमेशा उपस्थित होता है, यह एक परमानेंट प्रभाव है। आज हम एक नए प्रकार का प्रभाव अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह किस प्रकार के बंधों में होता है और इस प्रभाव से परमाणुओं की क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट डालता है यह प्रभाव। अति संयुग्मन या हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का पाई कक्षक या पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सिग्मा बॉन्ड के बीच में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम या हम कह सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन, जो उसके बराबर वाला कार्बन होता है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बंध होता है सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा हुआ, उस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के वैकेंट pz ऑर्बिटल में होना हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के pz ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन, राइट। यह प्रभाव बिना बंध का प्रभाव भी कहलाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि डीलोकलाइजेशन के समय जो इलेक्ट्रॉन युग्म है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, उस इलेक्ट्रॉन युग्म का डिस्प्लेसमेंट pz ऑर्बिटल में या वैकेंट p ऑर्बिटल में होने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बंध नहीं उपस्थित रहता। इसी कारण इस प्रभाव को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। बेकर नेथन इफेक्ट वह साइंटिस्ट जिसने यह प्रभाव खोजा था और उन्होंने इस प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन साइंटिस्ट के नाम पर, उन वैज्ञानिक के नाम पर इस प्रभाव को, इस इफेक्ट को बेकर नेथन प्रभाव भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की ओर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन से डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, उन सभी हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म का डिस्प्लेसमेंट होना हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है, और जिसके कारण
कार्बनिक यौगिकों में या मॉलिक्यूल्स में ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, पोलराइज्ड हो जाता है मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन के इस प्रभाव को हम या इस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एल्कीन्स, कार्बोकेटायन, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल्स या उन सभी एल्कीन्स में जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम हाइपर कॉन्जुगेशन के प्रभाव को हम देख सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव को हम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन को किस प्रकार से हम देखेंगे और किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे कि इस अल्फा हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां हम उदाहरण में देख रहे हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस मिथाइल ग्रुप से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन सभी हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हम काउंट करने के बाद हमें पता चला है कि अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण में यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन और 9 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन और CH3CH2। CH3CH2 ये कार्बोकेटायन है। इस कार्बोकेटायन पर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेशित है। लर्नर्स, क्योंकि यह कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस CH3 ग्रुप पर जो कार्बन है वह कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिस कार्बन के पास हो या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन हो, उस कार्बन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ होता है वह अल्फा कार्बन कहलाता है और उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, वह सब अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार CH3CH2 प्लस में इस कार्बोकेटायन में हमने 3 अल्फा हाइड्रोजन को देखा। यहाँ लास्ट के उदाहरण में हम देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और इस CH से जो अगला कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 CH3 या मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस मिथाइल ग्रुप पर कार्बन जो अटैच्ड है, जो बॉन्डेड है, उसे हम अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे, क्योंकि यह कार्बन एक सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अल्फा कार्बन से यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अल्फा कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार इस एग्जाम्पल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है। तो हमने जाना कि अल्फा हाइड्रोजन किस प्रकार से हम देखते हैं, अल्फा कार्बन को किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं और उस अल्फा हाइड्रोजन पर जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उन सभी हाइड्रोजन को का नंबर किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता किस प्रकार से है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट होता है। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण में हम देख रहे हैं जो अल्फा कार्बन है, उस अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करा है डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ। तो आप जो कर्व्ड एरो देख रहे हैं वह शो कर रहा है, वह दिखा रहा है सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ओर, sp2 संकरित कार्बन की ओर, जिसके कारण sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन का भी विस्थापन हो रहा है और जिस विस्थापन के कारण वहां कार्बन, एक डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का
डीलोकेलाइजेशन होकर पहुंच रहा है, तो वह कार्बन एक धन आवेशित कार्बन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन के कारण। यहाँ अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से जब इलेक्ट्रॉन युग्म विस्थापित होकर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर चला जाता है, इसके कारण वहां कोई भी बंध, आप देख रहे हो, कोई भी बंध नहीं है। स्ट्रक्चर 2 में हम देख रहे हैं कि कोई भी बंध वहां पर नहीं है, और इसके कारण इसीलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार लर्नर्स, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उन सभी अल्फा हाइड्रोजन से डीलोकेलाइजेशन sp2 हाइब्रिड कार्बन की तरफ होता रहेगा। तो यहाँ जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है सभी के साथ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, और इस हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनने के कारण हम देख रहे हैं कि हर हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में यहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस है, बंध नहीं है, इसी को हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इन सभी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में अगर हम बंधों को काउंट करते हैं या हम इनका बॉन्ड जितने बने हुए हैं, जितने भी बॉन्डेड हैं कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हम इनको काउंट करते हैं, गिनते हैं, यह कई बार समान नहीं होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटेड संरचनाओं में कई बार बंधों का नंबर अलग हो सकता है। तो इन जहां पर बंधों का नंबर अलग होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में बराबर बंध नहीं होते हैं, इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं नॉन आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। लर्नर्स हमेशा याद रखिएगा, नॉन आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, यहाँ डीलोकेलाइजेशन तो हो रहा है बंधों का, इलेक्ट्रॉन युग्म का, लेकिन हर संरचना में प्रत्येक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हम काउंट करते हैं तो नंबर कई बार समान नहीं होता। जहां पर समान बंधन नहीं होते हैं, समान बॉन्ड नहीं होते, सेम बॉन्ड्स नहीं होते हैं ईच एंड एवरी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में, वहां हम उस प्रकार के कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को या कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं नॉन आइसोवेलेंट कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध अनुपस्थित है या बंध नहीं है, इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। तो हमने देखा नॉन आइसोवेलेंट कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन और सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि हर प्रत्येक संरचना में, प्रत्येक हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में एक बंध नहीं है। तो इस प्रकार के हम हाइपर कॉन्जुगेशन को सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन से हम जानेंगे कि किस प्रकार से ऑर्बिटल ओवरलैप यहाँ हो रहा है। ऑर्बिटल ओवरलैप होने के कारण यहाँ डीलोकेलाइजेशन होता है, और उस डीलोकेलाइजेशन को हमने एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करा हुआ है। यहाँ कार्बन, जो प्रोपीन का कार्बन है CH3, जिस पर जो अल्फा कार्बन है और जिस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वह sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वह sp3 संकरित कार्बन है, और sp3 संकरित कार्बन होने के कारण यह इसका संरचना या इसकी ज्योमेट्री यह टेट्राहीड्रल कार्बन है। इसी के साथ इस टेट्राहीड्रल कार्बन के साथ जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज या sp2 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है वह एक प्लेनर कार्बन है। लर्नर्स, हमने देखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वह सभी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाने में, डिलोकेलाइज्ड होने में उपयोग होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से होता है, क्योंकि कार्बन sp2 है, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, उस सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन होता है, और फ्री रोटेशन होने के कारण कई बार एक हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का, और
क्योंकि इतना फास्ट, इतना तेज ये रोटेशन होता है कि हर कार्बन से जुड़े हुए अल्फा हाइड्रोजन का इंटरेक्शन लगातार चलता रहता है रोटेशन के कारण। एक के साथ बंध बनेगा, वो बंध टूटेगा, फिर उसके साथ दोबारा बंध बनेगा, फिर रोटेशन में दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वह sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इस प्रकार ये बंध हाइड्रोजन के साथ बनते रहते हैं और डिलोकलाइजेशन होता रहता है। फिर बंध हाइड्रोजन के बीच में बिना बंध का हाइड्रोजन रह जाता है, उसके बाद वो रोटेशन के टाइम दूसरा हाइड्रोजन आता है। इस प्रकार यह रोटेशन चलता रहता है। लर्नर्स, हमने देखा कि संयुग्मन में डिलोकलाइजेशन के कारण जब यह इलेक्ट्रॉन्स, यह संयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, या कह सकते हैं पार्शियली डिलोकलाइज्ड होता है, वहां पर यह हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, हाइड्रोजन के पास प्लस आवेश हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। तो लर्नर्स, आप हमेशा समझिएगा कि यह हाइड्रोजन बिना बंध के कैसे यहाँ पर रुका हुआ होता है। आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन कैसे यहाँ रुका हुआ है। लर्नर्स, क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के कारण यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हाइड्रोजन अपनी जगह पर रुका हुआ रहता है। क्योंकि रोटेशन चलता है, तब तक एक रोटेशन के बाद दूसरा हाइड्रोजन आता है, दूसरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा बन के इलेक्ट्रॉन युग्म sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इस प्रकार हमने देखा ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में किस प्रकार sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के ऑर्बिटल और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पीजर ऑर्बिटल आपस में किस प्रकार से इंटरैक्शन करते हैं फ्री रोटेशन के कारण। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हाइड्रोजन अपनी जगह पर रुका हुआ होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वहां रुका हुआ तो है, उसने आकर्षण तो दिखाया हुआ है, लेकिन वहां कोई बंध नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार के कॉन्जुगेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ प्रोपीन में देखा हमने कि मिथाइल ग्रुप के से जुड़े हुए जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, वह सभी अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में भाग ले रहे हैं। सारे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में यह ले रहे हैं इसमें, और हर जितने हाइपर अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं। तो सभी मिथाइल समूह के हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग लेते हैं, और यह फ्री रोटेशन के कारण निरंतर चलता रहता है, और जितने भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी संरचनाएं अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर करती है। तो जितना मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतने ही होंगे। और इसी प्रकार हम अगले उदाहरण में देख रहे हैं, यहाँ एक हमने फ्री रेडिकल्स लिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल है। लर्नर्स, यह वही है, क्योंकि यहाँ भी एक कार्बन जिसके पास फ्री रेडिकल है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का यहाँ इंटरेक्शन अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन से होता है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म जो अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिग्मा बंध के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म है, वह पूर्ण तरह नहीं विस्थापित होता। यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन ही विस्थापित होता है, क्योंकि pz ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वह दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वह बंध बना लेगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया समान है, सेम प्रोसेस है। हर अल्फा हाइड्रोजन का इंटरेक्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के वेकेंट pz ऑर्बिटल से होता है। लर्नर्स,
अभी हमने देखा कि जिन हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड समान नहीं होते उन्हें हम नॉन आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, या नॉन आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसी प्रकार जिन संरचनाओं में सभी बंध एक समान होते हैं, जो बंधों का या बॉन्ड्स का नंबर एक समान होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस उदाहरण में, फ्री रेडिकल्स के उदाहरण में अगर हम काउंट करते हैं तो हम पाएंगे कि सभी संरचनाओं में नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक समान है। इसलिए यह जो कॉन्जुगेशन कहलाता है, ये आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट, आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने अभी देखा कि किस प्रकार से मिथाइल ग्रुप के ऊपर उपस्थित हाइड्रोजन पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो यहां हमने एक ऑर्डर दिखाया हुआ है। मिथाइल ग्रुप के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हिस्सा लेंगे। और हमने यहाँ टर्शियरी अल्काइल ग्रुप दिखाया हुआ है, जिस टर्शियरी अल्काइल ग्रुप से हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है। लर्नर्स, यहां मैं फिर से दोहराना चाहती हूं, जिस अल्फा कार्बन से सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, हम उसी को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और वही अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में हिस्सा लेगा। तो हमने यहाँ घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप्स के बारे में बताया है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हमारी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा। तो मिथाइल में 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर हमारे पास यहाँ इथाइल है, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी। तो टर्शियरी में हमारे पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है। लर्नर्स, कार्बोकेटायन का यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं। कार्बोकेटायन भी हम देखेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन में भी उसी प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिस प्रकार से हमने अभी फ्री रेडिकल्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा था, मॉलिक्यूल्स में देखा था। यह कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज का उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से इंटरैक्शन होगा pz ऑर्बिटल से। तो यहाँ पर वही है, जितने हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही हमारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बराबर होते हैं, किसके इक्वल होते हैं? एक तो मॉलिक्यूल जिसका हम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और प्लस उसमें जितने संख्या में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटेड संरचना 1 प्लस अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इस प्रकार अगर ऊपर के उदाहरण में हमने देखा, एक मॉलिक्यूल है जिसका हम हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तो 1 प्लस 3 4। तो टोटल हमारे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास मिलेंगे 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से हमने यहां देखा कि कार्बोकेटायन, उस कार्बोकेटायन से 3 जो अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उस अल्फा हाइड्रोजन से उस कार्बोकेटायन से जो अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ था, उस अल्फा उसका अल्फा कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो यहाँ 3 बंधों से इलेक्ट्रॉन युग्म का डीलोकेलाइजेशन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। तो इस प्रकार यह उस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की पॉजिटिविटी को डिक्रीज कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, चार्ज को या आवेश को मिनिमाइज कर रहा है। तो लर्नर्स, किसी भी स्पीशीज में, किसी भी जाति में अगर चार्ज हमारा मिनिमाइज होता है, वह स्पीशीज स्टेबल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो स्टेबिलिटी जो प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन चार्ज। अगर हमारा आवेश ज्यादा होता है, हमारा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है, राइट। अगर यहाँ ये इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की जगह अगर हम नेगेटिवली चार्ज कार्बन लेते, इसका अर्थ है कार्ब अनायन अगर हम कोई लेते, तो कार्ब अनायन पर ऑलरेडी
8 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, और मिथाइल समूह होने के कारण, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन का डोनेशन निगेटिवली चार्ज कार्बन की तरफ कर रहा है, तो यह उसकी आवेश को बढ़ा रहा है, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा रहा है। तो इसलिए अगर चार्ज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मॉलिक्यूल्स की चार्ज मिनिमाइज होगा या कम होगा तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, राइट। तो आवेश और स्टेबिलिटी, आवेश अगर बढ़ता है, चार्ज अगर बढ़ता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगर चार्ज कम होता है, आवेश कम होता है, तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए कार्बोकैटायन के केस में हमने देखा, क्योंकि यह पॉजिटिवली चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को दे रहा है, और उस कार्बन के पास वैकेंट पीजेड ऑर्बिटल है, तो कैन अकोमोडेट, राइट। तो इसलिए उसका चार्ज वो मिनिमाइज कर रहा है, मिनिमाइज होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसी प्रकार हमने अनेक प्रकार के एल्कीन समूह यहाँ दिखाए हुए हैं। उसमें हमने दिखाया है कि हाइपर कॉन्जुगेटेड जो संरचनाएं होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं स्टेबिलिटी के। तो इस भाग में हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उन सभी सिग्मा बंध से इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ होता है। तो यहाँ इसीलिए यह हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे स्टेबिलिटी को, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हमेशा बढ़ाता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन के कारण चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है। तो इस प्रकार इन समूहों का स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।